तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे यह किताब का क्वेश्चंस को पढ़ के बता दे रहा है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास अगर एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस का वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से एक नई वीडियो में बहुत दिनों के बाद आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत के भी अच्छी तरह से ख्याल रखते होंगे। और आज का ये वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबरिया प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग को टोटल हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ मैं हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं, टोटल 200 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आज की इस बेस्ट ईयर शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, परिचय इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरे जितने भी पिछले का वीडियो अपलोड किए हुए अगर अभी नहीं देखे हैं, जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक लाइक दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट 1 देखने वाले हैं, 2 नंबरिया प्रश्न देखने वाले हैं। मैं बता देता हूँ, अगर मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ उतना अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर नोट्स बना देते हैं उतना, अगर पढ़ के जाते हैं ना एग्जाम में, तो इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितना मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उतना आप सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है। आज ये वीडियो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है, चैप्टर 1 यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन में आप लोग को 3 नंबरिया क्वेश्चन देंगे, 5 नंबरिया क्वेश्चन देंगे, सारी सेपरेट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग आंसर देखने वाले हैं। इसका आंसर है ये किसी क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसका क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखें। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में कि परिचय में इंट्रोडक्शन से। देखिए इसका आंसर है कि किसी अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं निम्न हो सकती हैं। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो 2 समस्याएं पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरा आप बोल सकते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए। मैं आप लोग को देखिए यहाँ पे दूसरा है कैसे उत्पादन करें। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे यह किताब का क्वेश्चंस को पढ़ के बता दे रहा है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास अगर एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस का वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उतना आप देखिए, आप इससे बाहर आपके एग्जाम पेपर में नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है। देखिए उत्तर है कि एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। क्या बोला, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध का निर्माण जो होता है ना, अर्थव्यवस्था की योजना का निर्माण कौन करता है, तो सरकार करता है या तो केंद्रीय सत्ता करती है, ठीक है। यह मतलब एक निजी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, ठीक है, योजनाबद्ध का अर्थव्यवस्था का योजना निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 में है कि अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाओं का नाम बताएं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का 2 व्यापक शाखाओं का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर, नीचे आपका समष्टि अर्थशास्त्र, मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में है कि किस अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, मतलब शास्त्र है, ठीक है। मतलब किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, तो वो कौन बोले थे, तो अल्फ्रेड मार्शल बोले थे। कौन बोले थे, अल्फ्रेड मार्शल। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर ने पूछने लायक का भी इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर में है कि व्यष्टि चर के 2 उदाहरण है। व्यष्टि चर के उदाहरण 2 है। व्यष्टि चर के 2 उदाहरण निम्न है, आपका व्यक्तिगत फर्म तथा एक उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, ये आपका व्यष्टि चर के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में है कि समष्टि चर के 2 उदाहरण, समष्टि चर के 2 उदाहरण, समष्टि चर के 2 उदाहरण निम्न है। फर्स्ट में राष्ट्रीय आय तथा दूसरा में कीमत स्तर। नेक्स्ट 7 नंबर में है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, तो देखिए उत्तर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। नेक्स्ट 8 में है कि एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो एडम स्मिथ के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पुस्तक कब जारी किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में है कि उस वक्र का नाम बताएं जो 2 वस्तुओं या सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। 2 वस्तुओं के सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में है कि आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करना है, तो देखिए उत्तर है यहाँ पे कि आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्वेश्चन देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर 1 का था, ठीक है। चैप्टर 1 परिचय था, परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है।
चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को सेपरेट वीडियो देंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, जिसमें से आप लोग को टोटल 200 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग का उतना अगर पढ़ लेते हो तो इससे आप बाहर आपके एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 2 यानी कि आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत का हम लोग देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता क्या है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। देखिए हम लोग टारगेट लिए हैं कि आप लोग को इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आप लोग को 200 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देंगे 2 नंबर का, ठीक है, 2 मार्क्स वाला, जिससे आपको आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने की संभावना रहेगी और आप लोग अपने एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है, मतलब अच्छे नंबर ला के आएंगे। अच्छे यहाँ पे उपयोगिता क्या है इसको उत्तर देखते हैं। किसी वस्तु में छुपा वह गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उपयोगिता कहलाती है। देखिए उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण, किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। अलग अलग वस्तु में उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है जो उनके उपयोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में प्रश्न बोल रहा है, चैप्टर 2 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, कुल उपयोगिता से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें उत्तर हो जाता है कि किसी वस्तु की उपयोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक। किसी वस्तु का जो होता है ना गुण बोल सकते हैं या इकाइयाँ बोल सकते हैं, उसका पूर्ण रूप से या योग पूरा योग के कुल पूरा योग उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए बोला है TU बराबर MU, ठीक है, मतलब TU मतलब होता है टोटल यूटिलिटी और MU मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोलता है जहाँ TU कुल उपयोगिता है, MU सीमांत उपयोगिता है, कि सिग्मा जिसका ना इसको योग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब देखिए आप लोग उपयोगिता समझाने का एक मैं कोशिश करता हूँ, एक वस्तु है, ठीक है, इसमें से आपका इकाई बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा इकाइयाँ हैं, तो इसका जो पूरा इकाई का उपयोगिता का जो पूरा योग है ना उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 3 नंबर में प्रश्न है, 3 नंबर में बोलता है कि सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सीमांत उपयोगिता का उत्तर हो जाता है किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए इसे भी मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए बोलते हैं इसमें से आप लोग का 10 लड्डू है, ठीक है, मान लीजिए 10 लड्डू है, तो इसमें से आप लोग ऑलरेडी 8 लड्डू खाए थे, ठीक है, उसमें से एक और अगर आप खा लिए हैं 9वां लड्डू खा रहे हैं तो उसे ही बोलते हैं सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अर्थात MU बराबर TUN-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्म दिया है, मतलब बोल सकते फॉर्मूला दिया है, टोटल यूटिलिटी बराबर N मतलब नंबर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है TU मतलब कुल उपयोगिता, MU मतलब सीमांत उपयोगिता, N मतलब वस्तु की संख्या मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, N मतलब संख्या। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर में है कि उपयोगिता की गणना वाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए उत्तर है कि उपयोगिता की गणना वाचक विश्लेषण के प्रतिपादक अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उत्पादन करने का इच्छुक है, दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपया और 5 रुपये प्रति इकाई है तथा उपभोक्ता की आय 20 रुपये, तो बजट रेखा से समीकरण को लिखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको ना एक फार्मूला के तौर पर बनाना है, बट यहाँ पे देखिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताता हूँ। बोलते हैं बजट रेखा का निम्न होगी 4x + 5y बराबर 20, मतलब एक वस्तु का 5 रुपये दाम प्रति इकाई और एक का 4 रुपये, ठीक है, 4 और 5 जिसका बजट और उपभोक्ता का आय टोटल कितना है तो 20 रुपये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको बनाना है इसी तरह। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में है कि मांग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मांग क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, व्हाट इज डिमांड। देखिए उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न आंसर, ये प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग करते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभावपूर्ण। देखिए एक होता है ना कि हम लोग मन ही मन सोचते हैं तो ये हमको मिल जाता है ना, ये हम लोग के चाहिए, इसका मतलब आवश्यकता है पूर्ण आपके आत्मा से, मतलब पूरा कोशिश मतलब हो रहा है कि हाँ ये चाहिए, उसे मांग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं समोसा खाने के लिए, अब जब हम लोग रूम में सोचते हैं बैठ के कि हमें समोसा खाना है, समोसा दो, और जहाँ से हम लोग डायरेक्ट दुकान पे जाकर मांगते हैं तो उसे मांग बोलते हैं ना दोस्तों। मतलब प्रभावपूर्ण मतलब आपकी आत्मा से पूरा निकल गया है कि हमको चाहिए, मांग कर लिए हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए अर्थात इसको और भी शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग तब होगी जब उपभोक्ता को उस वस्तु को पाने की इच्छा हो। देखिए जो मैं बोला वही चीज़ लिखा हुआ है, तो इच्छा हो और इच्छा को पूरा करने की योग्यता या साधन हो तथा साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। अब एक चीज़ और क्या बोल रहा है कि सिर्फ मांग करने से नहीं होता है, उस मांग करने के लिए मतलब पैसा, मान लीजिए समोसा खाना है तो समोसा खाने की इच्छा से नहीं होगा, मांग करने से नहीं, उसके लिए अगर पैसा है आपके पास तभी, ठीक है, तभी आप मांग कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट 7 में है कि मांग फलन क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होने वाला है कि मांग फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को व्यक्त करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के टाइप में दिया हुआ है, आप लोग इसको
वहाँ पे लिखा हुआ समझिए, इस तरह समझिए, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इससे आप लोग को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में है कि सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। क्या है कि सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन का अगर जो आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी भाषा में 2 लाइन में भी देना चाहते हो ना, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अब इतना लंबा देख लेंगे, सोच लेंगे इतना लंबा कौन लिखेगा, तो ऐसा बात नहीं है, आप इसका 2 लाइन में भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पे पढ़ना है, बोला कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है एवं उपभोक्ता की आय में कमी से वस्तु की मांग में कमी होती है, तो ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे, इतना चलेगा। तो हम देखने वाले हैं चैप्टर 3, ठीक है। और हम लोग ओनली 4 से अभी जो देख रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग 2 नंबर का देखने वाले हैं। हम लोग का टोटल उद्देश्य है कि 200 क्वेश्चन आप लोग को दें, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र वाले हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें चैप्टर का नाम है जिसमें चैप्टर का नाम है लागत तथा उत्पादन, ठीक है। 2 नंबर ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है, जिसमें आप लोग 200 क्वेश्चन का टारगेट रखें, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अभी तक अगर हिस्ट्री का नहीं देखे हैं, तो हिस्ट्री का मेरा 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तीनों क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अब आज जाके जरूर देखें। क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 3 लागत तथा उत्पादन का, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है कि उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में है कि औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, देखिए उत्तर में दिया हुआ है कि औसत उत्पाद का तात्पर्य परिवर्तनशील साधनों के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में है कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है, उत्तर है कि सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे जा गए हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 में है कि लागत से आप क्या समझें, लागत से क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए लागत मतलब उत्पादन के साधनों के प्रयोग के बदले जो धनराशि व्यय की जाती है लागत कहलाती है। सिंपल सी है, अब जिस भी चीज़ का उत्पादन करें उसमें जो कच्चा माल लगेगा उसको खरीदने में मुझे लगता है उसी को ही बोलते हैं लागत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं, ठीक है। औसत लागत और सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और औसत लागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए इसका रेखा किस तरह की, उत्तर में आपका है कि औसत लागत और सीमांत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू आकार का होता है, ठीक है। लेकिन औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का अगर कैसा होता है तो वो उल्टा यू आकार का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ठीक है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम लोग देखते आ रहे हैं 2 नंबरिया प्रश्न, 2 नंबरिया क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग का लक्ष्य है कि 200 क्वेश्चन आप लोग का देने का, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग इससे बाहर आपके एग्जाम पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका आपका चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR क्या संबंध रखता है। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है रेखा चित्र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है उत्तर में कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR के बराबर होता है, ठीक है। AR जो है ना MR के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए रेखा दे हुआ है ना X और Y, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए ये आपका आगम है और ये आपका बेची गई मात्रा है, ठीक है। तो जो है ना AR MR पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बराबर हो जाती है। देखिए 2 नंबर में है कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र X अक्ष की समांतर क्यों होता है। देखिए उत्तर है यहाँ पे कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है, अपनी इच्छा से फर्म कीमत में परिवर्तन कर नहीं सकती है, अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीमत समान रहती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम OX अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। इसको आप रेखा चित्र के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स ने आप लोग कोशिश की है कि अधिक से अधिक रेखा चित्र से बताएं आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 में है कि कीमत रेखा क्या है। तो इसका उत्तर है कि कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है, वह बाजार कीमत तथा एक फर्म की उत्पादन मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाती है।